लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं हम। लेक्चर 1 है हमारा आरसीसी का। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और जो कि हमारे एकेडीयू सिलेबस में है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। देखिए, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हमारे को करना क्या है, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर मैं किसी भी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में जो भी लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं, लोड बियरिंग एलिमेंट जो कि लोड को बियर करते हैं, है ना। अब लोड को जो भी एलिमेंट्स बियर करते हैं उनको हमारे को डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन कैसे करोगे? डिज़ाइन आप करोगे कि उस बीम का शेप क्या होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, उसमें कितने नंबर ऑफ रीबार्स लगने चाहिए, उसका एरिया ऑफ स्टील जो हम प्रोवाइड करेंगे टू रेजिस्ट दैट लोड, वो कितना होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो भी है, अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो आरसीसी में मेजरली हम डिज़ाइन करते हैं वो है हमारे बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फुटिंग्स, रिटेनिंग वॉल्स। ये हो गया आउटसाइड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल्स। कंबाइंड फुटिंग भी हम डिज़ाइन करते हैं। कंबाइंड फुटिंग हम सीधे मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर को जब हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम कंबाइंड फुटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे दो फुटिंग पे दो कॉलम्स पे हमारा जो लोड आ रहा है वो एक कॉलम पे हैवियर लोड आ रहा है और दूसरे कॉलम पे थोड़ा लाइटर लोड आ रहा है, तो हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि एसेंट्रिसिटी जहाँ पे भी हमारा इम्बैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाए उस कंबाइंड फुटिंग के द्वारा। फुटिंग क्या होती है, जो भी कॉलम का लोड आ रहा है वो फुटिंग पे ट्रांसफर होते हुए ग्राउंड में ट्रांसफर होगा। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन एनी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर। मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म आपको सबसे पहले समझना होगा कि लोड ट्रांसफर किस तरह होता है मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में। अब देखो लोड कैसे है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हमारे पास ये हैं टेबल, चेयर, कुर्सियाँ, हमने बोर्ड लगाया है, हमने पोडियम बनाया हुआ है, तो ये सब क्या है, लाइव लोड। हम क्या है, मूव कर रहे हैं। हम कभी मैं यहाँ पे हूँ, कभी ये रूम खाली है, कभी आप लोग भी खाली हो, कभी ये बेंच पे नहीं हुआ करती होंगी, तो ये रूम क्या था, खाली था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट, उसको हम बोलेंगे, हम जो लोड है उनको हम बोलेंगे लाइव लोड। ठीक है। अब जब मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना होगा, जब ये रूम बना होगा, तब जब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होगा कि इसका टोटल खुद का वेट कितना है, मतलब हमने बीम लगाई होगी, कॉलम बनाया होगा, कॉलम को हमने क्या करा होगा, प्लास्टर करा होगा, पेंट करा होगा, ठीक है, फ्लोरिंग हमने लगाई है, टाइल्स बिछाया हुआ है, तो टाइल्स हमने लगाई है, तो हमने जब लोड को हम कैलकुलेट कर रहे थे, जब डिज़ाइन कर रहे थे इसको स्लैब को, तब हमने इसके जो लोड को है, जो टाइल्स बार बार तो नहीं कोई निकालता ना, टाइल्स हमारा हमेशा स्टैटिक ही हो गया एक तरीके से जब हमने डिज़ाइन करी, तो उसके लोड को हम किस में कंसिडर करेंगे, डेड लोड। डेड लोड समझ में आ गया क्या है, लाइव लोड क्या है, लाइव लोड जो कि मूवेबल है। हमारे हिसाब से लोड लगाया, हटा दिया, हमने 100 बंदे बैठा दिए यहाँ पे, 150 बंदे बैठा दिए, तब भी ये स्ट्रक्चर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही उसी के लिए हुआ है, लाइव लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। अब डेड लोड आपको समझ में आ गया। कॉलम है, कॉलम का खुद का कंक्रीट का वेट होता है, कंक्रीट भर रहे हैं उसमें हम कॉलम में, उसमें हमने रीइंफोर्समेंट डाले हैं कॉलम में, उसमें हमने पूरा कंक्रीट खुद को डेंस बना दिया है, तो कंक्रीट का खुद का वेट होगा, तो कॉलम का खुद का वेट होगा, सेम बीम का खुद का वेट होगा, स्लैब में हमने स्लैब डाली है, रीइंफोर्समेंट डाला हुआ है, इसका खुद का वेट होगा। तो ये जो खुद के वेट हैं, ऑलरेडी जो फ्लोरिंग का खुद का वेट है, टाइल का खुद का वेट है, उनके खुद के वेट को हम क्या बोलते हैं, डेड लोड। समझ में आया स्ट्रक्चर में। अब लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है हमारा, किसी भी लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, किसी भी स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर कैसे होता है, जो टॉप स्टोरी है, मान लीजिए दिस इज अ मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे आपने पूरी फुटिंग प्रोवाइड कर दी है, इसको अगर पूरे फुटिंग प्रोवाइड कर देते हो ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी कॉलम है, ठीक है, तो इस फुटिंग को हम बोलते हैं राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, राफ्ट मतलब ये जो कॉलम आ रहा है, ये भी कॉलम आ रहा है, ये भी कॉलम आ रहा है, सबको एक जैसा हमने पूरा मैट बिछा दिया। मैट क्या होती है, चटाई।
मैट में क्या होता है, पूरे जहां पे फैला दो वो पूरा वो स्ट्रक्चर का लोड पूरे पे ट्रांसफर होकर ग्राउंड में जाएगा। तो सेम हम आजकल जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम मैट फाउंडेशन और रफ फाउंडेशन ही प्रोवाइड कर देते हैं। रीजन क्या है इसका मैट फाउंडेशन और रफ फाउंडेशन प्रोवाइड करने का, जब भी सिस्मिक अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक जब आएगा तो अगर मैंने आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करी, आइसोलेटेड फुटिंग जहां पे कॉलम है वहीं लगाऊंगा तो वो ट्रांसफर उसी कॉलम फुटिंग के द्वारा होगा। अब आइसोलेटेड फुटिंग अगर मैंने प्रोवाइड करी, अर्थक्वेक इस एक्स डायरेक्शन से आएगा, जेड डायरेक्शन से आएगा, तो उस फुटिंग को शेयर करते हुए ब्रेक कर देगा, कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। बट इस रफ फाउंडेशन के टाइम पे वो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग जितनी होगी उतना स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल होगा। मैं अभी दो पैर पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं स्टेबल हूँ। अगर मैं एक पैर पर खड़ा हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा, ज्यादा चांसेस है फेलियर होने के। बात समझ में आ रही है? सेम विद यही है आइसोलेटेड फुटिंग, दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। अकेली एक कॉलम मेरा पूरा लोड इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये टूटा जरा भी बिल्डिंग गिरी, आया समझ में? अब रफ फाउंडेशन है, तुम भी आ जाओ यहाँ पे मेरे साथ, तुम भी आ जाओ, एक और चौथा बंदा आ गया, हम चारों का लोड पूरे इकट्ठे हमने रफ बना दिया कंबाइंड। अब कुछ भी लोड आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आइसोलेटेड में तुरंत ही फूट जाएगा, टूट जाएगा, कॉलम जाएगा, इस केस में नहीं। समझ में आया? रफ फाउंडेशन और कॉलम आइसोलेटेड फुटिंग। अब लोड ट्रांसफर की बात कर रहे थे, तो जो हमारा हम लोग है, मान लो हम किसी फ्लोर पे, अभी हम इस फ्लोर पे, तो इस फ्लोर पे जो लोड ट्रांसफर होगा, मेरा जो लोड होगा वो ट्रांसफर कहां पे होगा? जो स्लैब पे बेसिकली जो लोड आता है वो ट्रांसफर होता है बीम्स पे। स्लैब का जो भी लोड आएगा वो ट्रांसफर कहां होगा? बीम्स पे। जैसे कोई ये स्लैब है, स्लैब का लोड ट्रांसफर कहां होगा? बीम्स पे। बीम्स क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा लोड को फर्दर कॉलम्स पे। कॉलम्स लोड ऊपर से नीचे ट्रांसफर करेंगे फुटिंग्स पे, और जो कि फाउंडेशन पे, फुटिंग से नीचे सीधा आपका लोड चले जाएगा ग्राउंड के अंदर। सही है? यस और नो? यस सर। तो किसी भी स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर इसी तरह होता है। ये जो वॉल्स बनी होती है ना, ये हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल्स बोलते हैं। लोड को बियर करने के काम नहीं आती, पार्टीशन बनाने के काम आती है। जो वॉल्स हम देखे हैं आपने, जब भी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है, स्लैब डलती है, पहला कॉलम खड़े हुए, स्लैब डल गई, बीम बन गई, स्लैब कॉलम बीम, स्लैब कॉलम बीम, पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह का बनता है। वॉल्स तो बाद में लगाते हैं, यस और नो? तो वॉल का कोई लोड ट्रांसफर में रोल नहीं है। अगर ये बच्चों के दिमाग में मिथ होती है कि वॉल भी कहीं ना कहीं लोड ले रहा होगा, वो नहीं है, क्योंकि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म स्लैब के द्वारा बीम पे जा रहा है, बीम का लोड कॉलम पे, कॉलम का फाउंडेशन फुटिंग पे, फुटिंग का ग्राउंड पे। इस तरह लोड ट्रांसफर हो रहा है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यस और नो? एग्री? ठीक है, तो लोड ट्रांसफर इस तरह कर दिया आपने। अब जो स्लैब का जो लोड ट्रांसफर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो हम वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में पढ़ेंगे। ये स्लैब है, मान लो स्लैब के 4 एजेस हैं, 2 शॉर्ट एज, 2 लॉन्ग एज। तो ये हमारी कैसी स्लैब हो गई? रेक्टेंगुलर स्लैब। यस और नो? रेक्टेंगुलर स्लैब। अब रेक्टेंगुलर स्लैब जो स्लैब होती है हमारी, वो 2 तरह की होती है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अब ये वन वे और टू वे को डिफरेंशिएट हम करते हैं जो लेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन और लेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन के बेसिस पे। लेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन कौन सी हो गई हमारी? लॉन्गर डायरेक्शन कौन सी? ये लंबी है, तो इसको अगर मैंने बोल दिया मान लो ly, ये छोटी है तो इसको मैंने क्या बोल दिया? lx। जो छोटी है उसको मैंने lx बोल दिया, जो बड़ा है वो ly बोल दिया। तो लेंथ इन लॉन्गर जो भी डायमेंशन, ये मान लो 15 मीटर है, ये है मान लो 7 मीटर, तो 15 मीटर वाली ज्यादा है तो उसको मैंने लॉन्गर डायरेक्शन बोल दिया। अब जो लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन के बीच का जो रेशियो होता है, ly ओवर lx का रेशियो, अगर 2 से ज्यादा है या फिर 2 से कम है तो वो डिपेंड करता है आपका वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब। तो अभी स्लैब पे हमारे को नहीं जाना, स्लैब 4th यूनिट में आएगा आपका, डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि स्लैब पे हम लोग खड़े हुए यहाँ पे और यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये जो लोड होगा ना, ये बीम पे जाना है, ये बीम है, यस और नो? चारों तरफ बीम होती है ना, बीम पे लोड कैसे ट्रांसफर होगा? ये वाला लोड जो ट्रांसफर होगा बेसिकली ट्रेपेजॉइडल मैनर में। कैसे? ट्रेपेजॉइडल, ये सीधे इस तरह का लोड रहेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इस तरह का जो लोड है वो इस तरह बनेगा। तो ये जो लोड ट्रांसफर हुआ है वो कैसे हुआ है? बीम्स पे ट्रेपेजॉइडल, इस तरह लोड ट्रांसफर होगा। ये वाला यहाँ पे हम खड़े थे ना,
ये पूरा लोड इस वाली बीम पे इस तरह यहाँ पे जाएगा, ये इधर जाएगा लोड। आया समझ में? समझ में आ गया? तो लोड ट्रांसफर मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ बट मेरा जो लोड है वो बियर कौन कर रहा है? ये बीम कर रही है। तो कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो लोड हम यहाँ खड़े हुए हैं, लोड बढ़ जा रहा है बीम्स पे, तो इस तरह लोड ट्रांसफर होता है। क्लियर? यस और नो? ओके, सो वेरी गुड। आपको लोड ट्रांसफर समझ में आ गया। बीम्स का लोड कॉलम पे, कॉलम का लोड फुटिंग पे, लोड ट्रांसफर ओवर। नाउ डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर पहले तो हमारे को मेन जो हमारे मटेरियल्स हैं जो कि पूरे आरसीसी में हमारे को पढ़ने हैं वो है हमारे दो। कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? एक तो कंक्रीट, दूसरा है स्टील। कौन कौन से मटेरियल्स इंपॉर्टेंट? कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट की क्या होता है, स्टील क्या होता है, स्टील की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कंक्रीट कैसे बनता है, कितनी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है, जब हम डिजाइन करेंगे तो कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्टील हम जो यूज करेंगे वो क्या होता है, किस ग्रेड का होता है, ग्रेड ऑफ स्टील भी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले इनिशियल लेक्चर्स में हमारे को देखने को मिलेगा। तो लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी है। अभी तो मैंने आपको मेन ये समझा दिया कि जो हम डिजाइन करने वाले हैं आगे आने वाले आरसीसी के लेक्चर्स में, उससे पहले मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि जिसको हम डिजाइन करेंगे उसको ट्रांसफर किस तरह होता है। लोड ट्रांसफर हमने समझ में आ गया। अब अगर मैं आरसीसी में कोर स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो मैं बात करता हूँ दो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की। तो पहला मटेरियल हमारा कंक्रीट, दूसरा मटेरियल हमारा व्हाट? स्टील। अब सुनो, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? सीमेंट, sand, that is your fine aggregate, coarse aggregate, water, and in sometimes we have to add the admixtures in the form of what? Chemical admixture or mineral admixture. Okay, तो हमारे को ये होता है हमारा कंक्रीट। अब हमारा होता है कंक्रीट एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। अब जब भी हम आरसीसी डिजाइन करेंगे तो एक हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक का यूज करेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक का नाम है IS 456/2000। इसका कोई रिवीजन नहीं आया है इस इंडियन स्टैंडर्ड का। तो जो भी हमारी गाइडलाइंस है, जो भी हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं इंडिया में, इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड पे जो भी हमारे प्रोफेसर्स ने गाइडलाइंस दी है, इन्हीं को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारे को क्या करना होगा? डिजाइन करना होगा। अब IS 456/2000 बोलता है प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसका टाइटल है। क्या है टाइटल इसका? प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसका एक टाइटल है। इस टाइटल पे आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट के अंदर वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होगी, वर्केबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, वर्केबिलिटी अगर मुझे चाहिए तो उसको वर्केबल स्टेट में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कंक्रीट की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेड्स क्या क्या होंगे कंक्रीट के, ग्रेड्स भी कंक्रीट के इस IS 456 में दिए हुए हैं। एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 जो ग्रेड्स हमारे को गिवन है वो गिवन है हमारे 3 तरह की ग्रेड्स। इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 बोलता है 3 तरह की ग्रेड्स। कौन कौन से ग्रेड्स हैं हमारे? एक तो है हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या है हमारा? ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। थर्ड है हमारा हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला कंक्रीट के बारे में कि 3 ग्रेड हमारे पास इंडियन सिनेरियो में है। कौन कौन से? ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब ये बोलता है कि ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा ग्रेड होगा, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन से ग्रेड्स होंगे, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन से ग्रेड्स होंगे। अब ग्रेड को पढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्टरी में ये बता दूं कि कंक्रीट में हम कैसे इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कंक्रीट की हम स्ट्रेंथ हमेशा चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेकिंग दैट कंक्रीट इन अ मोल्ड ऑफ साइज 150 mm by 150 mm by 150 mm क्यूब। तो क्यूब है हमारे पास जिसको हम फिल कर देते हैं, जिसके अंदर कंक्रीट
और उसको हम क्या कर देते हैं अगले दिन 24 आवर्स के लिए हम क्या कर देते हैं 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स बाद हम उसको क्या कर देते हैं जब क्यूब को डिमोल्ड करते हैं तो उनको 7 डेज 28 डेज की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तब जाके हमारे को कंक्रीट का स्ट्रेंथ मिलता है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारे को पता करनी है तो उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस ग्रेड का क्या बनाना पड़ेगा, कंक्रीट का मिक्सचर बनाना पड़ेगा। अब कंक्रीट कैसे बनता है मैंने बताया, सीमेंट मिलाओ, सैंड मिलाओ, कोर्स एग्रीगेट मिलाओ और आप अपना वाटर मिलाओ और आपका एडमिक्सचर मिलाओ, ठीक है। तो अगर आपने 4-5 आइटम मिला दिए, अब हर बार मिला दिया मान लो, तो हर बार स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। जब मैं वेरिएशंस प्रोपोर्शन चेंज कर दूंगा किसी भी मिक्सचर का तो स्ट्रेंथ मेरी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी हमेशा, यस और नो, यस। तो इसीलिए IS 456-2000 कहता है कि अगर आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पस में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन कर दिया हमने, अगर आपको भाई 25 MPa की स्ट्रेंथ चाहिए, 25 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए तो आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिजाइन कर लो तो आपका काम हो जाएगा। सेम विद अगर आपको थोड़ा हाई स्ट्रेंथ में जाना है तो आप M65 M60 से ऊपर जितने भी ग्रेड है वो हमारे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट की कैटेगरी में आते हैं। M60 में M क्या है, 60 क्या है, अभी इस पे भी मैं आता हूँ, ठीक है। तो अभी जो IS 456-2000 बोलता है ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं हमारे व्हाट M10 M15, ठीक है, M10 M15 और M10 भी नहीं आता इसमें, M15 और M20। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, M15 और M20। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर मैं डिफाइन करता हूं तो M25 से लेके M55 तक स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं M60 से जो भी ज्यादा होंगे, M60 से जो भी ग्रेटर होंगे, M60, M65, M70, M75 और M80, M85 वो हमारे क्या होंगे, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होंगे। अब आजकल तो जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बन रही है। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आपकी स्ट्रेंथ मोर देन 120 MPa होती है। अब M15, M20 ये क्या है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25 से लेके M55 ये आपका स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तीसरा है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के बारे में मैंने आपको बताया 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पढ़ना है। 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और आपको हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। अब मैंने ये तो बता दिया आपको एज पर योर IS 456-2000। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज दिस M एंड व्हाट इज दिस नंबर 15, 20, 55 और ये जो नंबर दिया हुआ है ना 20 या फिर 25 जो कि 65 जो भी नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो M रिप्रेजेंट करता है मिक्स, M क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, मिक्स। M60 में M रिप्रेजेंट करता है मिक्स और जो नंबर होता है दिस नंबर ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जब हम 100 क्यूब्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिक्स करते हैं और उसकी जब हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, मान लो 100 क्यूब लिए मैंने, मान लो कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैंने चूज किया, मान लो M20 मैं बना रहा हूं तो M20 का मैंने प्रोपोर्शन रखा सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर का, और मैंने M20 के 100 क्यूब बना लिए, कितने, 100 क्यूब्स। अब इन 100 क्यूब्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 100 क्यूब्स में बनाऊंगा तो सबकी स्ट्रेंथ 20 थोड़ी आएगी, किसी की आ रही होगी 21.5, किसी की आ रही होगी 22.3, किसी की आ रही होगी 28.3 या फिर किसी की आ रही होगी 24.23 समथिंग, 20 से प्लस माइनस जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कोड फॉलो कराता है वो आ रही होगी, ठीक है। तो M20 मान लो मैंने बनाया तो M20 से जो भी मेरी स्ट्रेंथ आ रही है 20 मेगापास्कल मैं मान के चलता हूं, मान लो कि 20 मेगापास्कल मेरी स्ट्रेंथ आनी चाहिए जो मैंने M20 डिजाइन किया है। अब 100 क्यूब बनाए तो सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रेंथ होगी 100 क्यूब की, 18, 19, 18.5, 20, 25, 22, 21, 21, समझ लो।
तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है, अगर 100 क्यूब आप M20 के बनाओ तो जो 20 मेगा पास्कल से कम जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 5 क्यूब की आ सकती है बस। बाकी 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ इस 20 मेगा पास्कल से ऊपर आनी चाहिए, तब तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 कहलाएगा और उस स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। आया? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका क्या मतलब समझ में आया कि 5% टेस्ट रिजल्ट्स पर्टिकुलर ग्रेड पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कम नहीं होने चाहिए। आया? मान लो M30 का बनाया आपने, M30 में कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए? 30 मेगा पास्कल। तो 100 क्यूब बनाए 30 M30 के, तो M30 में से 5 क्यूब 5% कितना हो गया 100 क्यूब का? 5। तो 5 क्यूब की स्ट्रेंथ 30 से कम हो सकती है, 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ 30 मेगा पास्कल से 30 से ज्यादा। हाँ 30 और 30 से ज्यादा होनी चाहिए। 30 और 30 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M30 की कैटेगरी में आएगा। तो M रिप्रेजेंट करता है व्हाट? मिक्स, और जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये जो हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं क्यूब के फॉर्म में, क्यूब को हम कहां पे लेके जाते हैं? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 2000 किलो न्यूटन की भी कैपेसिटी है मशीन है, कोई 5000 किलो न्यूटन कैपेसिटी की भी मशीन है। तो 2000 किलो न्यूटन की मशीन जो है हमारी, अब जब हम क्यूब को दो प्लेट्स के बीच में, CTM मशीन में दो प्लेट्स के बीच में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्टॉप कर दो, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम लोड लगाते हैं। लोड लगाने के बाद हमारे को क्या होता है? लोड लगाने के बाद होता है हमारा व्हाट? जब लोड लगेगा तो जो ऊपर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे हमारा क्या होगा? सरफेस एरिया पे आपका लोड लगेगा, तो जो ऊपर का 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर जो आपका क्या है एरिया, मतलब 22.5 का जो